क्या आने वाले समय में आपकी रसोई में एलपीजी सिलेंडर की जगह इथेनॉल का स्टोव जो है वो दिखाई देगा? क्या सरकार पेट्रोल के बाद अब किचन में भी इथेनॉल का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है? और आखिर क्यों सरकार ने रिकॉर्ड 72 लाख टन चावल और 55 लाख टन टूटा हुआ चावल इथेनॉल बनाने के लिए आवंटित कर दिया है? क्या ये सिर्फ बायोफ्यूल जो है मिशन है या फिर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की बड़ी स्ट्रैटेजी? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, अभी देश में जो है समय इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर बड़ी गहमा गहमी है। इसी बीच जो है बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार इसको जो है आगे और वे फॉरवर्ड की बात की जाती है, इसको आगे और लिए जा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक जहाँ तक हम समझ पाते हैं, इंडिया अपनी जो है एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स का 85 to 89% के आसपास जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 80% के आसपास एलपीजी का इंपोर्ट है। क्या ये तर्क देना कि इंपोर्ट को कम करने के लिए जो है हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, ये तर्कसंगत है या इस खबर को कैसे देखा जाए? नहीं, ये बात तो सही है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे बड़ी सरकार की मंशा यही है कि किसी भी तरह से क्रूड के इंपोर्ट को रोका जा सके। और दूसरी जो बात है, जो ये दो अलग अलग दरअसल कहानियां हैं, लेकिन एक उनका सिरा एथेनॉल के तौर पर साथ जुड़ता है। एक एलपीजी की बात हुई कि आपका साहब रसोई गैस जो है सरकार उसको चाहती है कि वो भी एथेनॉल के जरिए घर की रसोई आपकी चले। दूसरी आपकी चीज़ जो राइस का या राइस को जो का इस्तेमाल करके एथेनॉल को के प्रोडक्शन की बात है। तो ना सिर्फ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को सरकार रोकना चाहती है, बल्कि आपका एलपीजी का इंपोर्ट है या जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी का इंपोर्ट है, सरकार इनको भी कर्टेल करना चाहती, रोकना चाहती, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट होती है, जैसा इस बार क्रिएट हुआ जिसने सरकार के लिए तमाम तरीके की मुश्किलें पैदा की, तो वहाँ सरकार के पास एक ऑप्शन रहे कि हमारी डिपेंडेंसी ही इतनी नहीं है कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी पैदा होती है तो वहाँ देश के लिए कोई परेशानी या मुश्किल पैदा हो। बेसिकली एनर्जी क्राइसिस को बचाने की कवायद है। एग्जैक्टली। अब पूरा का पूरा जोर सरकार को जो दिखाई दे रहा है पॉलिसी के लेवल पर, वो ये दिखाई दे रहा है कि साहब इस पूरी समस्या का समाधान एथेनॉल में छिपा हुआ है। और अब आगे चलकर जो डीजल है उसमें आइसो ब्यूटेनॉल को जो मिलाने की बात है, तो मोटे तौर पर एथेनॉल पर, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और बाकी एलपीजी को भी पेट्रोल में मिलाकर या रसोई चूल्हे को चलाने की बात है। अब इसमें एक बड़ा जो पेच है वो ये है कि लगभग 33% जो एथेनॉल देश में जनरेट हो रहा है वो आपका गन्ने का है। बाकी का पूरा जो है वो ग्रेन्स के जरिए सरकार कर रही है। आप एक दिन बता रहे थे कि मक्के से होता है विशाल, चावल से होता है, इसमें टूटे हुए चावल का भी जिक्र किया गया। 55 टन के आसपास, 55 लाख टन, 55 लाख टन। तो अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि साहब जो आपका एथेनॉल सप्लाई ईयर, ये एक नया टर्म बहुत सारे लोगों के लिए है कि एथेनॉल सप्लाई ईयर को सरकार ने तय किया है, जो नवंबर से लेकर अक्टूबर तक एक एथेनॉल वर्ष जो है माना गया है। उसमें पहले 52 लाख टन सरकार ने चावल जो है वो अलॉट किया था जी, और अब उसमें 20 लाख टन चावल और मिलाया है, और इसके जरिए टोटल जो 72 लाख टन है चावल, उसको सरकार ने एथेनॉल के लिए उसकी सप्लाई को तय किया गया है। विशाल, ये बड़ी चीज़ है एक। उसके साथ आपका 55 लाख टन सरकार ने एडिशनल, जो पूरी तरह से टूटा हुआ चावल है, उसको सरकार ने दिया है कि इसको हम ओपन मार्केट में बेचेंगे, ऑक्शन करेंगे, नीलाम करेंगे, और इसमें जो एथेनॉल बनाने वाली जो डिस्टिलरीज हैं उनको इजाज़त होगी कि वो इसको प्रोक्योर कर सकें और एथेनॉल को बना सकें। चलिए, अब डेली हर साल भारत में एक और डेटा है महत्वपूर्ण, हर साल भारत में लगभग 20 बिलियन लीटर, 2000 जो करोड़ लीटर है जी, वो एथेनॉल प्रोडक्शन होता है। उसमें 1100 करोड़ लीटर की डिमांड आपकी एथेनॉल की इस सेक्टर में है। आपके ओएमसीज को उसकी डिमांड होती है, तो तकरीबन आधा हिस्सा ओएमसीज चाहती है, बाकी का पूरा एथेनॉल फिर जो तमाम जो दूसरे हिस्से हैं उसमें इस्तेमाल होने। चलिए सर, तो इस वित्त वर्ष यानी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4 अरब लीटर अतिरिक्त जो है क्षमता भी जो है
उसके जुड़ने की उम्मीद है, यानी भारत के पास पर्याप्त एथेनॉल उपलब्ध है। इसी के साथ सरकार तो भले कह रही है कि सर इससे जो है एलपीजी आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, ऊर्जा यानी जो है एनर्जी सिक्योरिटी वो मजबूत होगी, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी महंगी होगी तो हाय तौबा, जैसे इस बार मच गया था, आपसे भी सुनने को मिला था 28 फरवरी के बाद कि विशाल पेट्रोल डीजल तो गोली मारो, सबसे पहले तो ये दिक्कत आ जाएगी कि घर के खाने को लेकर आफत आ जाएगी। हुआ भी, लोगों पर तमाम तरह की जो है पाबंदियां लगी, 20 दिन बाद आप ले सकते हैं, 25 दिन बाद, गांव है तो ये नियम है, शहर है तो ये नियम है, तो उससे बचत मिलेगी। लेकिन मेरा आपसे एक बड़ा प्रश्न ये रहेगा सर, अभी तो इथेनॉल जो है गाड़ी में डल रहा है सर, तो गाड़ी में खराबी को लेकर तमाम तरह की पक्ष विपक्ष तर्क ये सब चल रहे हैं। अगर चूल्हे में आ गया तो चूल्हा भी कहीं अब काम नहीं करने लगा, ख़राब होने लगा, इथेनॉल डला हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो एथेनॉल के, देखिए जो गाड़ियों के साथ जो प्रयोग है सरकार का, या जो सरकार 20% और उसको फिर बढ़ाकर 25% करने की बात है, उसमें जिस तरह का विरोध हुआ है, जिस तरह की तमाम चीज़ें आई हैं, खबरें आई हैं सोशल मीडिया पर, उसके बाद सरकार अब थोड़ी केयरफुल होगी और पहले पूरा प्रॉपर टेस्टिंग और पूरा ट्रायल होंगे। जिस तरह से अब E25 को लेकर ट्रायल सरकार ने पहले शुरू किए हैं, तो ये एक बड़ा सरकार के पास भी सबक होगा कि पहले वो इस चीज़ को देखे कि साहब इसके जरिए क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या सप्लाई कर सकती है। एक जो बात हो सकती है विशाल, वो ये हो सकती है कि एथेनॉल का, चूँकि जो डेटा अभी हमने देखा कि 2000 करोड़ लीटर की आपकी सालाना प्रोडक्शन है एथेनॉल का, और 1100 करोड़ लीटर की डिमांड एथेनॉल की अभी OMCs मांग रही हैं। वो तब है जब आप E20 की बात कर रहे हैं। जब आप E25 करेंगे या उसके हायर वर्जन लेकर आएंगे, या आप मान लीजिए LPG में एथेनॉल का या एथेनॉल के जरिए चूल्हे जलेंगे, तब जो डिमांड जनरेट होगी एथेनॉल की वो पूरी कैसे होगी। दूसरी बात, अभी सरकार ने जो 72 लाख टन मान लीजिए चावल, ये और आपका 55 लाख जो टन चावल है, टूटे चावल, ये सरकार ने एक तरह से डेडिकेटेड कर दिया कि आप साहब एथेनॉल के लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा जी। तो इसी से अगला प्रश्न ये नहीं आ सकता सर कि व्हाट अबाउट द फूड सिक्योरिटी? सरकार जो इतना गा रही है कि फ्रॉम कोविड टाइम्स हम लोग जो है 80 करोड़ लोगों को जो है हम लोग जो है मुफ्त का जो है राशन दे रहे हैं ताकि उनका पेट भर सके और कोई दिक्कत ना आए। तो मान लीजिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोसेस में इतना आप जो है जूझ चुके हैं कि कहीं फिर इधर ना लोगों को हैम्पर होने लग जाए, फिर आप जो डेटा से बता रहे हैं कि 11 लाख करोड़ के आसपास का जो है इथेनॉल का ही डिमांड है, वो अगर आप रेज करेंगे तो फिर होना है कि FCI वाला तो ले ही रहे हैं, फिर ऐसा ना करे कि सरकार जो है खेती से लेके चले जाए मक्का और टूटे हुए चावल कि भाई हमको इथेनॉल से चलाना है, फूड एनर्जी सिक्योरिटी बचानी है। आफत ना आ जाए सर पेट पे। तो ये एक कंसर्न पैदा होता है जिसको एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन अभी सरकार इतने बड़े पैमाने पर अगर एथेनॉल को के लिए चावल को दे पाने में सफल हो रही है, उसके पीछे पिछले 2 सालों में चावल की जो बम्पर पैदावार है या धान की जो बम्पर पैदावार है विशाल, वो वजह है। सरप्लस अनाज है, सरप्लस चावल देश के पास था, तो सरकार के पास ये एक मौका था जहां पर कि वो FCI में जो सरकार रखे है स्टोर किए हुए उस चावल का एक हिस्सा दे। और अगर आप चूंकि PDS को देख लीजिए या आप अंत्योदय अन्न योजना के जरिए अगर आप टोटल चावल का जो सरकार के जरिए बांटा जाता है उसको अगर आप देखेंगे तो वो 3.7 करोड़ जो टन जो है चावल उसका इस्तेमाल होता है जी। और इसमें से अगर आप 72 लाख टन का मान लीजिए जो सरकार ओवरऑल अगर खर्च कर रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए या एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, वो लगभग 19-20% ही बैठता है। लेकिन ये आंकड़ा तब का है जब आपके पास सरप्लस चावल मौजूद है। अगर जब चावल की प्रोडक्शन अगर कम होता है, मान लीजिए अल नीनो का ये साल है और देश में अगर अनाज की कम पैदावार होती, क्या सरकार को बफर स्टॉक अगले 1 या 1.5 साल के लिए मौजूद है? क्योंकि इसका जो अल नीनो का इफेक्ट है ये माना जा रहा है कि अगले साल भी जारी रहे। ऐसे समय पर ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए, एक बात। तो दूसरा इसमें जो एक और जो बड़ा मसला है वो ये है कि सरकार ने अभी जो आपका नोटिफाइड कोऑपरेटिव हैं जैसे नेफेड हो गया, आपका NCCF हो गया और केंद्रीय भंडार हो गए, इनके लिए जो चावल का जो अलॉटमेंट होना था, जो भारत ब्रांड के तहत जो चावल बेचा जाता है रिटेल सेल्स में आम खाने पीने के लिए, उसके लिए जो अलॉटमेंट है उसको डेफर कर दिया, उसको अगले आदेश तक के लिए टाल दिया।
तो क्या जो सस्ता चावल है, क्या उसमें आने वाले वक्त में मुश्किल आ सकती है? क्या चावल के दाम बढ़ सकते हैं? और महंगाई भी, चूंकि हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो 9.68 आपका होलसेल का नंबर है, रिटेल का नंबर देखेंगे तो 4.4% का नंबर है आपका जून का। तो महंगाई चूंकि सिरदर्द है, ऐसे वक्त पर अगर चावल की सरकार एडिशनल क्वांटिटीज एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए करती है तो एक सवाल ये। दूसरा, अगर मान लीजिए चावल आपका कम है या मक्का या गन्ने की के जरिए एथेनॉल के अगर आपका शॉर्टफॉल होता है और आपके ब्लेंडिंग के टारगेट ऊपर जाते हैं, E25 होता है, LPG में मिलता है, तो क्या सरकार को एथेनॉल को ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ेगा? और जब आप क्रूड से हटे और एथेनॉल पर आपका इंपोर्ट होने लगा तो ये कहीं मिसमैच ना हो, या जिस हम फॉरेक्स के बाहर जाने से बच रहे थे वो आफत घूम फिर कर फिर आए, फिर आप ब्राज़ील से एथेनॉल इंपोर्ट करें या अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करें। तो एक सवाल यहाँ पर इस बात का भी पैदा होता है। चलिए, अब इतने प्राइसिंग को लेकर चर्चा हो रही है सर, तो अभी OMCs इथेनॉल कितने दाम पर खरीदती है ये भी एक डेटा समझ लेना होगा। FCI की जो है सामान्य चावल से बने इथेनॉल को जो है सर 58.50 प्रति लीटर पर खरीदा जाता है। ब्रोकन राइस से जो है बने इथेनॉल को 64 रुपये प्रति लीटर के आसपास खरीदा जाता है। और जिस तरह से सर कह रहे हैं कि अगर सरकार को जो है डिमांड्स यहाँ से ही पूरे नहीं फुलफिल नहीं होते हुए दिखे तो मान लीजिए अगर इंपोर्ट करना पड़ गया तो ये भाई जो 58-60 रुपये के आसपास जो मिला करता है ये तो और ऊंचे दाम पर इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। और उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि चलिए अब इनको रिक्वायरमेंट है तो भाई ऊंचे दाम पर दो। हाँ, ये चीज़ हो सकती है। और अगर महंगे दाम पर अगर आप एथेनॉल को इंपोर्ट करते हैं तो जो सरकार बात करती है, सरकार ने जो ये कहा कि साहब हम 71 रुपये से ऊपर 71 रुपये 86 पैसे के आसपास हम एथेनॉल को लेते हैं, जो मुझे लगता है मक्के वाला जो एथेनॉल है उसको 71 रुपये 86 पैसे लीटर रुपये पर लीटर के आधार पर खरीद रहे हैं। इस वजह से, और जबकि क्रूड का दाम जो है वो 70 मान लीजिए या $75 पर बैरल रहता है, तो सरकार के लिए फिर वहाँ भी गणित गड़बड़ा सकता है कि आपका एथेनॉल का जो प्राइस है वो ज़्यादा है और आपका क्रूड का प्राइस कम है। इन सब के फेर के बीच में गाड़ियां खराब होंगी, स्टोव खराब होंगे, उसको अलग बात। प्राइस के कम होने की जो बात है कि साहब अगर आप एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं तेल में तो उसका दाम कम कीजिए, वो भी एक मसला पड़ जाता है। न्यूज़ तो आप ये भी बता रहे थे सर कि इसका फायदा सरकार खुद ही कह रही थी कि जब क्रूड ऑयल जो है 100 के ऊपर है तब फायदा होगा। हाँ, ये बात सरकार की तरफ से खुद कही गई कि जब $120 पर बैरल के आसपास क्रूड पहुंचेगा तब यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तब पूरा का पूरा एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो गणित है वो पूरा उल्टा पड़ जाता है, तब एग्जैक्टली गवर्नमेंट को फ़ायदा वहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। मतलब बहुत इसमें जो है माथापच्ची है सर। मतलब समझिए, गाड़ियों को लेकर जब इतनी समस्या है, स्टोव को लेकर इतने, फूड सिक्योरिटी अब जुड़ चुका है, एनर्जी सिक्योरिटी के आड़ में अगर आप जो है फूड सिक्योरिटी से अगर आप तो क्या अगर आप राइस से डिपेंडेंसी हटाना चाहते, क्योंकि राइस एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है विशाल देश के करोड़ों लोगों के खाने पीने का, और पीडीएस की बुनियाद में गेहूं और चावल ही है जी। तो अब अगर आप जो आम लोगों के लिए भोजन अगर आपने उपलब्ध कराने का जो वादा किया है, जो कुछ टाइम पहले 5 साल और के लिए 80 करोड़ परिवारों को आप जब फ्री में अनाज देना चाहते हैं, और ये पॉपुलेशन बढ़ेगी भी, बिल्कुल। और क्या संभवतः इसीलिए जो एक नया बिल आने की बात, या एक जो पीडीएस को में जो फ्री राशन देने की बात है, जिसमें अभी 35 किलो अनाज हर परिवार को सरकार दे रही है, उसमें पर पर्सन तो अनाज की मात्रा बढ़ाई जाएगी, 7 किलो अनाज प्रति व्यक्ति किया जाएगा, लेकिन उसका कैप 35 किलो पर फैमिली रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस परिवार में 2 या 3 लोग हैं उन परिवारों को अभी जो 35 किलो मिलता है उसके हिसाब से 7 किलो के हिसाब से 20 या 21 किलो ही अनाज मिलेगा। तो क्या ये प्री प्लानिंग तो नहीं है सरकार? तो क्या सरकार को जोड़ के देखा जाए, क्या सरकार 2 चीज़ों को जोड़कर इकट्ठा मिलाकर एक पॉलिसी ऐसी तैयार करना चाहती है जहां जो फ्री राशन देने की स्कीम है उसमें बड़े बदलाव किए जाएं, ताकि एक बड़ा हिस्सा चावल का या दूसरे अनाजों का आपका एथेनॉल प्रोडक्शन। ये तो सबसे बड़ा डर इस बात का लग रहा है सर कि अभी मैं बाज़ार जाता हूँ तो वहाँ जो है मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास के लोग भी पहुँचते हैं चावल, आटा, ये सब तमाम चीज़ें लेने के लिए। वहाँ 1-2 कथन मैं सुनने को मिल जाता है कि एक दौर था आज से 1-2 साल पहले या 3 साल पहले की अगर बात की जाए तो जब आटा था 20 से 25 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम मिल जाता था। आज जो है आटा 45 से 50 रुपये के आसपास जो है उसका भाव हो गया, सीधे दोगुना हो गया।
चावल को लेकर जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, और कई लोग जो है पीडीएस में जाते थे, बेचारे गरीब लोग या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनको लगता था कि चलिए भाई गेहूं नहीं मिल पा रहा तो चावल पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं, चावल ही दे दो भाई। अब जिस हिसाब से आप कह रहे हैं सर कि चावल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो ये भी अगर मान लीजिए 50-100 रुपये के आसपास किलो हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी सर इन्फ्लेशन के तौर पर। और इन्फ्लेशन में, फूड इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, बिल्कुल, रोटी और चावल।